नमस्कार दोस्तों, कल अपन ने लोकतांत्रिक राजनीति के पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, जिनमें सत्ता का अर्थ है, शक्ति का अर्थ है, सत्ता और शक्ति में अंतर है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, और इसके साथ सरकार किसे कहते हैं, सरकार के मुख्य अंग और सरकार के मुख्य स्तर पढ़ लिए थे। साथ साथ श्रीलंका में जातीय संघर्ष की बात कर ली थी। देखिए, आज अपन एक नया टॉपिक लेते हैं उसी चैप्टर का, पहले चैप्टर का सत्ता की साझेदारी का। अगला टॉपिक है संख्यावाद, बहुसंख्यकवाद का अर्थ। तो बहुसंख्यकवाद से अभिप्राय है कि अगर कोई समुदाय संख्या में अधिक है तो वह अपने मन चाहे ढंग से शासन कर सकता है और वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? बहुसंख्यकवाद के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो कोई भी ज़िला है, कोई राज्य है, उसमें दो या दो से अधिक जाति के लोग रहते हों और उनमें से एक जाति के लोग, जैसे मान लो किसी भी ज़िला है, कोई भी ज़िला है, अपना जयपुर की बात कर लो, सीकर की बात कर लो, अलवर की बात कर लो, या किसी और अन्य ज़िले की बात करो, उसमें मान लो कोई हीर जाति का लोग हैं, कोई जाट जाति के लोग हैं, कोई सैनी जाति के लोग हैं, और वो अपनी संख्या में क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैं। एक जाति के लोग ज़्यादा हैं जबकि दूसरी जाति के लोग ज़्यादा कम हैं। तो जो जाति के लोग ज़्यादा हैं उन्हें क्या बोलेंगे? बहुसंख्यक। और वो क्या करेंगे? अपनी मन मर्जी से वहाँ पर शासन चलाएंगे। और जो नीची जाति के लोग हैं, जो कम जाति के लोग हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? बहुसंख्यकवाद के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है, देखिए ये समझ में आ गया होगा। और अब अगला टॉपिक लेते हैं अपन, गृह युद्ध। क्या लेते हैं? गृह युद्ध का अर्थ। किसी भी देश के भीतरी भाग में होने वाला युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, ये क्या है इसका एग्जाम्पल? अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो श्रीलंका में हमने जातीय संघर्ष देखा था, तो वो क्या था? गृह युद्ध। अरे जैसे तमिल समुदाय के लोग और सिंहली समुदाय के लोग, ये क्या थे? श्रीलंका में थे और दोनों ही एक ही देश के थे। इसलिए किसी भी देश में हो, कोई भी देश, जैसे भारत ले लो, अमेरिका ले लो, या फिर अफ्रीका ले लो, कोई सा भी देश ले लो, नेपाल ले लो, भूटान ले लो, पाकिस्तान ले लो, चीन ले लो, कोई सा भी ऐसा देश हो जिसमें सिर्फ उसी देश के भीतरी भाग में कोई युद्ध हो रहा हो। दो अगर नए एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, हाल ही में देखो, अब नेपाल में चल रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, तो क्या हो रहा है? गृह युद्ध हो रहा है, अंदर ही अंदर हो रहा है देश के। तो किसी भी देश के भीतरी भाग में जो युद्ध होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला टॉपिक लेते हैं अपन, तम श्रीलंका में तमिलों की प्रमुख मांग। अपने तमिलों का गृह युद्ध पढ़ लिया था, जातीय संघर्ष पढ़ लिया था। अब जातीय संघर्ष में आपने पढ़ा था कि जाति में संघर्ष क्यों आता है? क्योंकि कुछ लोग क्या थे, तमिलों की अवहेलना करते थे। कौन करते थे? सिंहली समुदाय के लोग। आगे बात करते हैं अपन, उन्होंने क्या मांग की थी? क्योंकि वो उनकी मांगों की पूर्ति नहीं कर रहे थे, साथ ही साथ उनकी हर बात का अवहेलना कर रहे थे। तो उन्होंने क्या क्या मांगे रखी? उनकी पहली मांग थी उनकी, तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। तमिल समुदाय के लोग क्या चाहते थे कि जैसे सिंहलियों ने अपनी भाषा को राजभाषा दिया बनाया है, वैसे ही तमिल भाषा को भी किस भाषा का राज मिलना चाहिए? राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। आपको मैंने कल बताया था कि सिंहलियों ने 1956 में एक कानून बनाया और उसके तहत उन्होंने क्या कर दिया था? सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया था। तो उसी को देखते हुए तमिलों ने क्या बोला कि तमिलों की पहली प्रमुख मांग थी कि तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसी के साथ उनकी दूसरी मांग थी कि तमिल समुदाय को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाना चाहिए। तमिल समुदाय के लोग चाहते थे कि उन्हें भी चुनाव में खड़े होने का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके साथ उनकी तीसरी प्रमुख मांग थी कि सिंहली समुदाय के सम्मान उनको क्या मिलने चाहिए? अधिकार मिलने चाहिए। वो चाहते थे कि जितने अधिकार सिंहली समुदाय के लोगों को हैं उतने ही किनको मिलने चाहिए? तमिलों को भी मिलने चाहिए। और 1956 में कानून में सिंहलियों ने ये बना दिया था कि विश्वविद्यालय व कॉलेजों में तमिल समुदाय के लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो और उन्होंने जो प्रमुख चौथी मांग थी वो यही थी कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में दाखिले की उनको क्या मिलनी चाहिए? अनुमति मिलनी चाहिए। उनकी पांचवी मांग थी कि सिंहलियों व तमिलों के
में समानता स्थापित की जानी चाहिए। तमिल समुदाय के लोग चाहते थे कि जो तमिल सिंहली समुदाय के लोग हैं और जो तमिल समुदाय के लोग हैं, दोनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए और दोनों समुदाय सेम रहने चाहिए। उनकी छठवीं महत्वपूर्ण प्रमुख मांग थी कि सिंहलों के समान उनको रोजगार प्रदान किए जाएं। उन्हें जितने रोजगार सिंहली को प्राप्त है उतने ही रोजगार तमिल लोगों को भी मिलने चाहिए। और उनकी जो लास्ट और प्रमुख मांग थी वो थी कि सिंहलों के द्वारा जो भेदभावपूर्ण नीति चलाई गई है उसको क्या करना चाहिए, दूर किया जाना चाहिए। वो चाहते थे कि जो सिंहलियों ने भेदभाव की जो नीति चलाई है, उन्होंने जो कोई कॉलेजों में एडमिशन के लिए मना किया है, उन्होंने सिंहली भाषा को राजभाषा दर्जा दिया है और बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है, तो ये सब मिट जाना चाहिए। वो चाहते थे कि तमिल समुदाय के लोग और सिंहली समुदाय के लोगों में जो भेदभाव की पूर्ण नीति है उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा। और इसी से बहुत बार क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। आपको हमेशा ये प्रमुख मांगे आपको याद होनी चाहिए। 6-7 मांगे हैं इनकी, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हो। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला टॉपिक है अपना लिट्ठे क्या है। अगला टॉपिक है अपना लिट्ठे क्या है। अगला टॉपिक है लिट्ठे क्या है। तो देखिए लिट्ठे क्या है। लिट्ठे क्या है, एक आतंकवादी संगठन है। क्या है, एक संगठन है जो किसके द्वारा बनाया गया था, तमिलों के द्वारा बनाया गया, तमिलों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। श्रीलंका में उग्र तमिलों द्वारा 1983 में बनाया गया एक संगठन था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, लिट्ठे के नाम से जाना जाता है। आपको याद होना चाहिए कि ये कब बनाया गया था, 1983 में। और किन के द्वारा बनाया गया था, उग्र तमिलों के द्वारा। जो गुस्से में थे वो तमिल लोग, उन्होंने एक संगठन बनाया। कब बनाया था, 1983 में बनाया था। और इसी संगठन को किस नाम से जाना जाता है, लिट्ठे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लिट्ठे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखो, श्रीमान राजीव गांधी की हत्या मई 1991 में इसी संगठन के द्वारा की गई। कौन सा, लिट्ठे संगठन। कौन सा संगठन है, लिट्ठे। कौन सा, लिट्ठे संगठन। लिट्ठे संगठन के द्वारा किसकी हत्या की गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से किसकी हत्या लिट्ठे संगठन द्वारा की गई। तो किसकी की गई थी, श्रीमान राजीव गांधी की। क्वेश्चन पूछ ले, राजीव गांधी की हत्या निम्न में से किस संगठन के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा, लिट्ठे के द्वारा। पूछ ले, राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी, तो मई 1991 में। उसके बाद में देखिए अपना अगला टॉपिक आता है, अपने श्रीलंका की पूरी बात कर लिए, जातीय संघर्ष पढ़ लिया है, तमिलों की प्रमुख मांगे पढ़ ली हैं, बहुसंख्यकवाद पढ़ लिया है और गृह युद्ध की बात कर ली। अब आता है बेल्जियम। कौन सा देश आता है, बेल्जियम। अब बेल्जियम की अपन कुछ बातें कर लेते हैं। यूरोप महाद्वीप का ये क्या है, एक छोटा सा देश है। आपसे क्वेश्चन पूछे बेल्जियम कौन से महाद्वीप का देश है, तो ये यूरोप महाद्वीप का देश है, जिसका क्षेत्रफल हमारे हरियाणा, कौन सा राज्य, हरियाणा राज्य से भी छोटा है। ये कितना छोटा है, हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी सीमाएं फ्रांस, इसकी सीमाएं कौन से फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी व लक्समबर्ग से लगती है। कौन कौन से देश से लगती है, इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी व लक्समबर्ग से लगती हैं। और इसकी आबादी 1 करोड़ से भी थोड़ी ज़्यादा है। कितनी है, 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। यानी हमारे हरियाणा राज्य से भी करीब आधी है, हरियाणा राज्य की आधी है। इस छोटे से देश की जातीय बनावट बहुत ही जटिल है। इस देश की कुल आबादी, इसकी कुल आबादी है ना 100%, उसका 59% हिस्सा कौन से इलाके में रहता है, फ्लेमिश इलाके में। कौन से में, फ्लेमिश इलाके में। और कौन सी भाषा बोलता है, डच भाषा बोलता है। ये याद रखने की बात है कि इसकी कुल आबादी का 59% हिस्सा, कितना, 59%, कितना, 59%, 59% कहाँ रहता है, फ्लेमिश इलाके में। कौन से में, फ्लेमिश में। और कैसी भाषा बोलता है, डच भाषा। कैसी भाषा बोलता है, डच भाषा बोलता है।
कौन सी भाषा बोलता है? डच भाषा। उसके बाद में देखिए डच भाषा बोलता है और शेष 40%, कितना? शेष 40 वेलोनिया क्षेत्र में रहता है। कौन से क्षेत्र में? वेलोनिया क्षेत्र में रहता है और फ्रेंच भाषा बोलता है। और शेष 1% हिस्सा, शेष कितना बच गया? 1% बच गया। शेष 1% हिस्सा कहाँ रहता है? जर्मनी में। कहाँ पर है? जर्मन भाषा बोलता है। शेष 1% हिस्सा क्या कौन सी भाषा बोलता है? जर्मन भाषा बोलता है। तथा बेल्जियम की जो राजधानी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। कौन सी है? ब्रुसेल्स। तथा बेल्जियम की राजधानी के 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% लोग क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। ये याद रखने वाली बात है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी देश की कुल आबादी, अगर इसके देश की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो 59% हिस्सा तो कहाँ रहेगा? फ्लेमिश इलाके में। और कैसी भाषा बोलेगा? डच भाषा। उसके बाद में आता है बचा हुआ 40% कहाँ रहता है? वेलोनिया क्षेत्र में। और कैसी भाषा बोलता है? फ्रेंच भाषा। और 1% हिस्सा कैसी भाषा बोलता है? जर्मन भाषा बोलता है। और अगर इसकी राजधानी की बात करें, जो कि क्या है? ब्रुसेल्स। जो कि क्या है? ब्रुसेल्स। उसमें 80% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा। और 20% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। ये बात कर ली अपन ने किसकी? बेल्जियम की। आगे देखिए, अब एक आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। ये बात अपन ने पढ़ ली कि न्यायपालिका कौन बनाती है? कार्यपालिका। पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? संतुलन, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि कानून लागू कौन करता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका कोई भी कानून बना दे, लेकिन उन कानूनों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। अगर कार्यपालिका का कोई सदस्य है, मान लो उसने कोई गलती कर दी, तो उसको सजा कौन देगा? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका इन दोनों पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है कि ये अपनी मनमर्जी से कानून ना बना सके। कौन कौन? एक तो विधायिका और एक कार्यपालिका। इससे क्या करते हैं? नियंत्रण और संतुलन। ये क्या करते हैं? एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं और एक दूसरे को संतुलित रखने की कोशिश करते हैं। कार्यपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका बनाएगी, और न्यायपालिका ही इनकी क्या करेगी? रक्षा करेगी, और इनके नियमों को कठिनता से पालन करने के लिए इनको प्रतिबंधित करेगी। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है अपना आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के रूप। आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हो सकते हैं? तो पहला देखिए, पहला है शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। इसे क्या बोलते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसे क्या बोलता है? सत्ता का क्षैतिज वितरण। अब से आपसे पूछ ले, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे बोलते हैं? जब शक्तियों का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज वितरण। याद रखना, क्षैतिज वितरण किसे बोलते हैं? सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का बंटवारा क्या कहलाता है? क्षैतिज वितरण। उसके बाद में दूसरा आता है सरकार के स्तरों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ये क्या है? साझेदारी के रूप हैं, सत्ता की साझेदारी के रूप है। सत्ता की साझेदारी का पहला रूप क्या है? कि क्षैतिज वितरण के अंदर शक्तियों का क्या किया जाएगा? बंटवारा। दूसरा क्या है? सरकार के स्तरों के मध्य शक्तियों का विभाजन होना, या उच्च स्तर और निम्न स्तर स्तरों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होना ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। स्तरों के मध्य कैसे? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के मध्य किसका बंटवारा? शक्तियों का बंटवारा क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। उसके बाद में देखिए इसका तीसरा क्या आएगा? रूप कौन सा है? सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों
मसलन भाषियों और धार्मिक समूह के बीच किया जाता है, इसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। यदि कोई एक ही भाषा बोलने वाले लोग क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सामुदायिक सरकार। और ये क्या है, सत्ता की साझेदारी का तीसरा रूप है। चौथा रूप है, देखिए, दबाव समूहों और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने का लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। अगर कोई दबाव समूह है या कोई आदमी आंदोलन करके अगर कोई सत्ता बना रहा है या अपनी शक्तियां ले रहा है, तो ये कौन सा रूप हो गया, उसका चौथा रूप माना जाता है। आप इनको साथ साथ उतारते रहिए और इनको याद करते रहिए। देखिए, उसके बाद में आता है एक नोट क्या है, नोट ये है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की क्या है, आत्मा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की क्या है, आत्मा। अगला एक छोटा सा पॉइंट है कि श्रीलंका क्या है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या मानते हैं, द्वीपीय देश। तो याद रखना, निम्न में से कौन सा द्वीपीय देश है, तो आंसर आएगा श्रीलंका। अगला टॉपिक, अब अगले टॉपिक की बात करते हैं अपन, औपनिवेशिक शासन। क्या करते हैं, औपनिवेशिक शासन का अर्थ। औपनिवेशिक शासन का अर्थ होता है जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश को जीत कर उस पर अपना शासन स्थापित करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक शासन कहते हैं। मान लो कोई अमेरिका देश है और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। भारत की बात कर ले अपन, भाई दूसरे देश की बात क्यों करें, भारत की बात करते हैं अपन कि भारत एक बहुत शक्तिशाली देश है और इसने अगर किसी कमज़ोर देश को जीत कर उस पर अपना शासन स्थापित कर लेगा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, औपनिवेशिक शासन। किसी भी शक्तिशाली देश का किसी कमज़ोर देश को जीत कर उस पर अपना शासन चलाना क्या कहलाता है, औपनिवेशिक शासन। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसी चैप्टर का कि बेल्जियम की कुछ का मुख्य बातें। बेल्जियम देश की बात अपने कर ली थी। यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है और इसमें इसकी जातीय जो समाज की जातीय संरचना है वो बहुत ही जटिल है। तो अपन इसी कुछ खास बातों की बात करते हैं। जैसे संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। बेल्जियम देश में एक नियम बनाया गया, उसमें यह था कि संविधान में साफ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार में, वहाँ पे दो भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग थे, डच और फ्रेंच। तो उन्होंने क्या बोला कि जो संविधान में मंत्री होंगे, कोई भी मंत्री हो गई, संविधान में लिखा हुआ है ये बात कि अगर कोई चुनाव होगा या कोई मंत्रिमंडल होगा, उसमें फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाले